लास्ट टाइम हमने देखा था कि बेरिंग्स के लुब्रिकेंट्स का बेसिक क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बेरिंग्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसके डिजाइनिंग पैरामीटर्स कौन से होते हैं, वो सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो था कि बेरिंग, हम लोग जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें जो बेसिक होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फुल जर्नल, पार्शियल जर्नल और फिट जर्नल। अभी ये तीनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे आपकी जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है उसमें कैसा रहेगा कि आपकी जो जर्नल या जो शाफ्ट है वो आइदर उसको पूरा बेरिंग कवर कर रहा है पूरी तरीके से, या फिर उसको सिर्फ पार्शियल सपोर्ट कर रहा है, मतलब सिर्फ नीचे का कुछ हिस्सा ही वो सपोर्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पूरा बेरिंग एरिया है वो पूरा बेरिंग जर्नल को कवर कर रहा है, और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में हमेशा जर्नल की साइज बेरिंग साइज से कम रहती है, कभी उसके बराबर नहीं होगी। तो ये जो फुल जर्नल बेरिंग की ये एक कंडीशन है, मगर अगर आप सेम टू सेम ले लोगे डायमेंशन तो क्या होगा कि उसका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे ये जो जर्नल है वही साइज की मैं अगर बेरिंग ले लूँ तो यहाँ का जो सारा कॉन्टैक्ट एरिया है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और लॉसेस आपके बढ़ जाएंगे। दूसरा, जब वो रोटेट करेगा तो कोई भी चीज को अगर आपने टाइट पकड़ा हुआ है या फिर फिट किया हुआ है तो वो घूम नहीं पाएगा इजीली, तो इसकी वजह से जनरल बेरिंग की साइज हमेशा बेरिंग साइज से छोटी रहती है। अभी पार्शियल जर्नल में क्या है कि ऊपर का जो पार्ट है ना उसको उड़ा दिया, बस अपने को क्या है, सिंपल शाफ्ट है उसको जाके रख दो और वो वहां पे रोटेट करेगी। जैसे आपको ये बोतल पकड़ना था, आप उसको ऐसे पूरा भी पकड़ सकते हो या फिर सिर्फ उसको ऐसे नीचे से सपोर्ट भी दे सकते हो। ये हो गया आपका पार्शियल। अभी पार्शियल और फिट जर्नल ये दोनों लुक देखने में आपको पूरा सेम लग रहा होगा, पर इन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस बस ऐसा है कि जैसे ये जो मैं सर्कल बनाऊंगा ना यहाँ का कंप्लीट, तो इसमें ना जगह रहेगी दूसरी साइड, जैसे इसमें जगह रह रही है ना सेम टू सेम। बट फिटेड जर्नल बेरिंग होगी ना तो उसमें क्या होगा, ये जो उसका रेडियस होगा दोनों का, मतलब ये जो बीच में जो जगह रहेगी वो जगह नहीं रह पाएगी। मतलब रेडियस ऑफ शाफ्ट एंड रेडियस ऑफ सपोर्ट दोनों सेम हो जाएगा। जबकि ये दोनों बेरिंग्स है, इन दोनों में कैसा होगा, रेडियस ऑफ बेरिंग will be always greater than journal। तो ये सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स के, ये 3 वर्जन आते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे तो जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इसमें एप्लीकेशन वाइज इसमें और 2 क्लासिफिकेशन आते हैं कि फुट स्टेप और कॉलर। भी फुट स्टेप होता है, ये जो फर्स्ट वाला है ये फुट स्टेप है, और ये जो ये कॉलर, तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो आपका जो बेरिंग है वो नॉर्मली जो उसका फिक्सिंग जो प्लेट होगा वो इस हिसाब से होगा, और आपकी बेरिंग ये जो शाफ्ट रहेगी वो दोनों सेम प्लेन के या फिर पैरेलल प्लेन पे होगा। और जबकि ये जो कॉलर माउंट होता है वो जब आपका शाफ्ट का जो प्लेन है वो माउंटिंग प्लेन से परपेंडिकुलर हो तब यूज होता है। अभी हम लोग जैसे आगे बात करेंगे कि कौन से मटेरियल हम लोग यूज करते हैं बेरिंग बनाने में। ये तो बेरिंग बनाने के लिए हम लोग मेनली जो मटेरियल यूज करते हैं वो बैबिट मटेरियल होता है। और बैबिट में 2 टाइप के होते हैं, टिन बैबिट और लीड बैबिट। अभी जो लीड टिन बैबिट होता है उसका कंपोजिशन रहता है 90% टिन, 4.5% कॉपर, 5% एंटीनमी एंड 0.5% लीड। और जो लीड बैबिट होता है उसमें लीड का कंपोजिशन बढ़ जाता है, और उसके साथ जो मतलब जो टीन होता है उसके जगह पे हम लोग इसमें उसके साथ साथ हम लोग कॉपर भी ऐड करते हैं। देन आफ्टर हम लोग दूसरा जो मटेरियल यूज करते हैं वो है ब्रॉन्ज मटेरियल। अभी ब्रॉन्ज क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे ब्रॉन्ज आपको पता है सॉफ्ट मटेरियल है, पर उसकी वजह से उसमें एक सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आप ब्रॉन्ज को घिस रहे हो तो स्मूथ होता जाए और फ्रिक्शन उसका कम होता जाए, जिसकी वजह से हम लोग ब्रॉन्ज भी यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग कभी कभी लोड ज्यादा हो आपके अगर तो कास्ट आयरन भी यूज करते हैं, और सिल्वर भी यूज करते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा फटिक्स है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा अगर हम लोग सिल्वर की बेरिंग्स लगाएंगे उसकी कॉस्टिंग कितनी बढ़ जाएगी। तो ऐसी बेरिंग्स कहाँ यूज होती है, ऐसी बेरिंग्स वहां पे यूज होती है जहाँ पे फटिक बिल्कुल सहन, मतलब बिल्कुल आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते फटिक फटिक के साथ। तो इसमें कैसा होता है कि आप अगर एरोप्लेन में जा रहे हो और उसके इंजन में बेरिंग में फेलियर हो तो वैसे केस में इट विल बी टू डेंजरस। तो वैसे केस के लिए हम लोग सिल्वर मटेरियल से बेरिंग्स यूज करते हैं, और ये प्रैक्टिकल एरोप्लेन्स में अभी भी यूज होते हैं।
उसके अलावा जो और बेरिंग्स आते हैं जो नॉन मेटालिक, जैसे लाइट वेट में कार्बन फाइबर आते हैं, वुड सपोर्ट्स आते हैं, सॉफ्ट रबर आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल, जैसे अभी पीएलए में भी आता है, जो हम लोग 3D प्रिंटिंग बेरिंग्स यूज करते हैं कभी कभी, जो लो लो लोड एप्लीकेशन के लिए, तो वो सारे भी हम लोग यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो देखने वाले हैं कि जर्नल व्हीलिंग में कौन से टर्म आपको पता होने चाहिए उसको डिजाइन करने के लिए, या फिर उसको परचेज करने के लिए, या फिर कोई भी जगह पे यूज करने के लिए। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो जर्नल वेयरिंग रहती है मेन, उसमें कैसा होगा, एक छोटा सा बीच में शाफ्ट या फिर जर्नल होगा जिसके साथ हमारा लोड अटैच होगा, और उसके बाहर कॉलर होगा, या फिर बेरिंग भी बोल सकते हो आप उसको, मेनली बेरिंग ही बोलते हैं, पर कभी कभी उसको एज अ कॉलर, जहाँ पे हमने यहाँ पे देखा ना, तो कभी कभी इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको डायरेक्ट कॉलर भी बोला जाता है कभी कभी। तो ऐसे केस में ये जो आपका बाहर वाला जो डाया रहेगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल डी, बेरिंग डायामीटर। ये जो छोटा वाला हो गया वो हो गया आपका जर्नल डाया। और इसमें अगर आप देख रहे हो ये साइड में से अगर आप देख रहे हो इसको, तो उसकी एक कुछ लेंथ भी होगी, तो वो रहेगी आपकी जर्नल की लेंथ, जितनी वो होगा उस हिसाब से। अभी इसके अलावा जो हम लोग को क्लियरेंस चाहिए कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, तो वो रहेगा आपका सी, क्लियरेंस डायमीटर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। क्योंकि अगर डायमीटर है, अगर आपको ये जो डायमीटर कंसीडर होता है वो इस साइड और इस साइड दोनों का होगा। अगर आपको सिर्फ एक साइड का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, डी माइनस डी बाई टू, बट वो हो जाएगा आपका रेडियल क्लियरेंस, मतलब ये एक साइड का, तो वो हो जाएगा आपका C1 हो जाएगा। अगर आप दोनों साइड से टोटल बात कर रहे हो तो ये C हो जाएगा, और अगर आप एक साइड से बात कर रहे हो तो C1 हो जाएगा, जो रेडियल के लिए यूज होता है। देन आफ्टर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि डायमीटर क्लियरेंस रेशियो कितना है, मतलब रेडियल, मतलब एक साइड के कंपेयर में पूरा क्लियरेंस कितना है, एक साइड का जितना क्लियरेंस उसके कंपेयर में पूरा क्लियरेंस कितना है डायमीटर के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी सी बाई डी, मतलब जो कैपिटल डी वाला, मतलब ये जो सी है ना ये ऊपर वाला है, और ये जो छोटा वाला डी रहेगा ना वो आपका रहेगा जर्नल लेंथ। ये देख सकते हैं यहाँ पे डाया, जर्नल डाया, लेंथ नहीं, जर्नल डाया। मिनिमम ऑयल फिल थिकनेस कि कम से कम आपको कितना ऑयल चाहिए जर्नल और बेरिंग के बीच में, तो वो रहेगा आपका क्लियरेंस बाय 4। यहाँ जितने भी जगह पे सी यूज हो रहा है सब अपना डायामेट्रिक क्लियरेंस है, डायामेट्रिक क्लियरेंस, डायामेट्रिक क्लियरेंस। और जो इसेंट्रिसिटी रेशियो, मतलब अगर आपकी शाफ्ट मूव करेगी, ये आपका बेरिंग ले लिया, आपकी शाफ्ट छोटी है तो मूव करेगी तो सेंटर पॉइंट से थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इसेंट्रिसिटी। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी शाफ्ट मूव कर रही है तो शाफ्ट जो है वो सेंटर सेंटर एक्चुअली में यहाँ पे होना चाहिए, वो थोड़ा साइड में होता है क्योंकि वो उसका डायमेंशन थोड़ा अलग है, तो इसकी वजह से ये पॉइंट और ये जो इसका जो शाफ्ट का सेंटर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आता है उसको हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू रहती है 1/2 h। अभी ये h क्या है, हाइट, कि उतनी उसकी हाइट कितनी है, और डिवाइड बाय क्लियरेंस। उसके बाद आता है बेरिंग्स के टाइप, बेरिंग कितने टाइप के होते हैं, मतलब शेप वाइज, ऐसे नहीं, मतलब आपने वो तो देख लिया कि कितने टाइप्स के होते हैं, पर शेप वाइज कैसे होते हैं, मतलब जब उसकी विड्थ होगी वो उसके डायमीटर से कम होगी, विड्थ उसकी डायमीटर से कम होगी, तो अब उसकी वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 रहेगी, तो वो हो गया शॉर्ट। मतलब आपका अगर आप ऊपर से देख रहे हो ना तो आपकी जो विड्थ है ना वो लेंथ बहुत कम है, ये हो गया आपका शॉर्ट बेरिंग। लॉन्ग बेरिंग कैसे, अपनी वी जो लेंथ है ना वो काफी, डायमीटर काफी कम है और उसकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है। और स्क्वायर बेरिंग मतलब डायमीटर और उसकी विड्थ दोनों सेम हो गया। देन आफ्टर हम लोग कवर करते हैं बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक, कि उसका हम लोग एक न्यू टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे बात करते हैं उसमें। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि फुल लुब्रिकेंट जर्नल बेरिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये 3 टर्म है एक्सप्लेन करने के लिए। अभी ये 3 टर्म आए कहाँ से, और ये कौन से ये 3 फैक्टर्स है
जिसपे पूरा आपका बेरिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है, कोई भी बेरिंग के, जर्नल बेरिंग के लिए या फिर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के लिए। तो जिसमें हमारा जो फाई है वो रिलेशनशिप फंक्शन है, और ये जो टर्म है जिसमें से जेड है वो एब्सोल्यूट वेस्कोसिटी, वो सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि ये जो होती वैल्यूज, वो ज्यादातर वैल्यूज हम लोग एक्सपेरिमेंटल फाइंड करते हैं, ये सारी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से ये ना सब कुछ डेटा हमको टेबल फॉर्म में दिया रहता है डेटा बुक में, इस हिसाब से ये फॉर्म में टेबल मिलता है, और इसमें से फिर हम लोग ये सब डेटा यूज करते हैं जब भी कैलकुलेशन के लिए। और फ्रिक्शन के लिए ये एक इक्वेशन, ये भी एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है, तो इसके लिए भी हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, म्यू फाइंड कर सकते हैं या फिर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं फॉर जनरल बेरिंग। तो इसमें आपको ये जो इक्वेशन है वो याद रखने का होगा, और ये जो अभी ये जो मैंने काफी जगह पे ऐसे पेज नंबर डाले हुए, तो वो पेज नंबर आप, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक दी हुई है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, और वो पेज नंबर से आप डायरेक्टली डिटेल्ड वर्किंग आप समझ सकते हो उसका, कि डिटेल कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सब चीजों का। देन आफ्टर हमारे पास आ गया कि क्रिटिकल प्रेशर कितना होना चाहिए लुब्रिकेटिंग के अंदर, तो उसके लिए भी एक डिराइव्ड इक्वेशन है डायरेक्ट, तो उससे हमको डायरेक्ट काम करना है। और उसके बाद जो टर्म्स हम लोग डिजाइन के लिए यूज करते हैं वो सारी चीजें मतलब प्री डिफाइंड रहती है, ये सब आधी चीजें आपको मतलब अज्यूम करनी पड़ेगी जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करते हो, और आधी चीजें प्री डिफाइंड रहती है। और उसके बाद जो दूसरा एक फैक्टर है, ये सब हो गया फ्रिक्शन के लिए। अभी दूसरा जो हमने फैक्टर आगे पढ़ा था या फिर अगले वीडियो में देखा था, कि कोई भी हम लोग लुब्रिकेंट होते हैं तो उसमें दो प्रॉपर्टीज देखना पड़ता है, कि एक तो उसका फ्रिक्शन और दूसरा हीट जनरेशन। उसमें से फ्रिक्शन के लिए ये सब कैलकुलेशंस जो प्री डिफाइंड या फिर डेटा शीट बुक में हम लोग लेते हैं, और दूसरा है हीट जनरेशन। अब हीट जनरेशन के लिए इक्वेशन होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन टाइम्स लोड टाइम्स रबिंग वेलोसिटी। अभी रबिंग वेलोसिटी की जो फॉर्मूला रहती है वो रहती है पाई डी एन बाई 60, जहाँ पर एन अपना आरपीएम है, डी अपना जर्नल डाया है। तो इस हिसाब से आपको हीट जनरेटेड मिल जाएगा, और फिर उस हिसाब से आप हीट डिसिपेट कितनी हो रही है एटमॉस्फेयर में वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इन केस आपका ऐसा है कि हीट जो एटमॉस्फेयर में, मतलब क्यूडी जो हीट डिसिपेट हो रही है वो काफी कम है क्यूजी से, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो बेरिंग होगी ओवर हीट हो जाएगी, और वो डैमेज कर सकते हैं आपके पार्ट्स को, तो जिसकी वजह से आपको एक्सटर्नल लिक्विड ऑयल कूलिंग सिस्टम देना पड़ता है। तो जिसके लिए जो टर्म होगा, मतलब क्यूटी, मतलब वो क्या है, कितना अमाउंट ऑफ हीट आपका लिक्विड ऑयल निकालेगा, और उसमें जो एम, ये जो एम है वो एम क्या बता रहा है कि कितना मास हमको उसका यूज करना पड़ेगा लिक्विड कूलिंग के लिए, कितना यूज करना पड़ेगा, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।